हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में गोंड, भील, भारिया और बंजारा जनजाति को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जनजाति को पढ़ेंगे जिसका नाम है बैगा जनजाति। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के विशेष उपबंधों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा दो वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों की सामान्य जानकारी, जैसे कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, कुछ उनसे संबंधित संस्थाएं जो उनका विकास करें, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बैगा जनजाति को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ऐसा आप कभी भी मत कीजिए कि आप कुछ एक आध फैक्ट को जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। होता क्या है, कोई भी एग्जाम में, कभी भी किसी भी एग्जाम में 100 में से 100 नंबर नहीं आते। यह रेयर है किसी के आगे एग्जाम इसी पर्पज से बनाया जाएगा किसी बच्चे के 100 में से 100 ना है। आप चाहे एमपीपीएससी का लेके चले या एमपी कांस्टेबल का लेके चले, एसआई का लेवल लेके चले, पूरे नंबर नहीं आते। उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर डाले जाएंगे जो किसी को ना आते हो। अब आप सोचिए कि आप पिछले 10 वर्षों के एमपीपीएससी के प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से आपका फोकस वो 90 क्वेश्चनों पे नहीं होता जो आपको बनाने के लिए दिए गए हैं। वो 10 क्वेश्चन कहां से आए इसमें आप फोकस करते हैं, और उन 10 क्वेश्चनों को पिछले 10 साल के क्वेश्चनों को इकट्ठा कर लेते हैं और 100 क्वेश्चन बना लेते हैं, और फिर उनके ही आंसर ढूंढते रहते हैं। कोई एक बुक मिल गई, इसमें से 2 क्वेश्चन फंसे थे, उसमें से 2 क्वेश्चन फंसे थे, उनको पढ़ने लगते हैं। अगली बार प्री आएगा और फिर उसमें 10 से 12 क्वेश्चन वो आएंगे जो किसी को नहीं बन रहे। इसलिए मेरा आपको एक सुझाव है, आप उन 10 क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए, वो कभी भी नहीं बनेंगे। कोई भी बुक हो उसमें नहीं बनेंगे। वो तो होता क्या है, जैसे इस बार एग्जाम में आए, वह क्वेश्चन नहीं वो वही छपेगी, उसमें वो क्वेश्चन को डाल देंगे। तो उसको लेकर परेशान ना हो, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। और हमेशा एग्जाम में 90% वही क्वेश्चन आते हैं जिनको आप पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आएंगे। तो आप उन 10 क्वेश्चनों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो आप चाहें कि इस बार कुछ पूछा था कि गुजरात में, सौराष्ट्र में कितनी रियासतें थी, अगली बार वो तमिलनाडु की पूछ लेगा, कभी वो महाराष्ट्र की पूछ लेगा, कितना रटोगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि 100 में से 100 क्वेश्चन किसी एक बुक से या 100 बुक पढ़ लें तो भी नहीं आएंगे। तो अच्छा ये है कि जो 90 क्वेश्चन, 85 से 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले आने वाले हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सबके प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए, और फिर उन्हीं क्वेश्चनों के बाद अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप पाएंगे कोई भी एग्जाम दें, 85 से 90% क्वेश्चन वही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बैगा जनजाति पढ़ा रहा, अब इस जनजाति में मैं चाहूं तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे दे सकता हूं जो आपके किसी भी काम के नहीं है। हुमायूं सोमवार को क्या कपड़े पहनता था, मंगलवार को क्या पहनता था, शुक्रवार को क्या पहन रहा है, रविवार को क्या पहन रहा है, ये जानकारी आप लेके कर क्या लेंगे। हुमायूं ज्योतिष में काफी बिलीव कर रहा है, हर दिन ज्योतिष के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है। ये जानकारी यदि मैंने आपको दे भी दी, ये आपके किसी काम की नहीं, फालतू की है, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी। उसी प्रकार आप जनजातियों को पढ़ने, तो मैं ही आपको पढ़ा दूं 3 घंटे तक, इतने सारे 100, 150, 200 फैक्ट आपको लिखा दूं, लेकिन आप उनको रटें और उनसे आएगा ही नहीं कभी। तो आप सोचिए, ऐसे फालतू के फैक्टों से बचिए। आज के टाइम होता क्या है कि कोई एक बुक निकाल ली, आपको लगता है इसमें ज्यादा फैक्ट दे रखे, यही पढ़ लो, लेकिन उसमें से भी वही क्वेश्चन आएंगे जो सभी बुकों के आ रहे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो नहीं आएगा। क्योंकि पेपर वाला ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मुझे पेपर ऐसा बनाना है जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन किसी से ना बने। और जब वो इस मूड में ही है कि ना बने, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि पढ़ें वही जो एग्जाम में आए, भटके नहीं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं 3-4 बुक, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, उन सबको पढ़ने के बाद आपको वो सारा डेटा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, बार बार यही पढ़िए। यदि एक आध क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन बाहर गया, तो वो ऐसा क्वेश्चन होगा वो किसी से नहीं करेगा। तो आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह खर्च लीजिए।
नहीं तो होता क्या है कि आप आज के टाइम यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर इतना ज्यादा डेटा डाला हुआ है, पढ़ते रहिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रीजन यही है कि आपने ऐसा पढ़ा जो आपके काम का नहीं था। और समय सबके पास बराबर है, ऊर्जा भी लगभग बराबर है, तो फिर आपने समय और ऊर्जा गलत जगह खर्च कर दी, दूसरा स्मार्टली पढ़ता चला गया, उसका हो गया। देखिए पूरा रहेगा जनजाति मैंने एक जगह लिख रखी है। ऐसे ही आप घर पर नोट्स बनाइए, एक पेज में फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा पढ़, क्लास को समझिए, फ्लो चार्ट से लिख लीजिए पूरा, और एक पेज में एक जनजाति आपकी कंप्लीट है, बार बार रिवाइज कीजिए, और याद नहीं हो रहा तो देख के क्वेश्चन लगाइए, फिर अगली बार बिना देखे लगाइए, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक आप बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब जनजातियां कंप्लीट होंगी तो इसके मैं आपको इससे भी ज्यादा शॉर्ट नोट्स करना सिखाऊंगा कि एक हेडिंग डालिए मुखिया, और फिर सभी जनजातियों की मुखिया के नाम लिख लिए क्या क्या है एक साथ, उपजातियां सभी जनजातियों की प्रमुख उपजाति एक साथ लिख ली, झूम से सभी जनजातियों की लिख ली, तो उससे फिर आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि किसका क्या है। कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, अभी आपको एक एक कंप्लीट कराता हूं, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी जनजातियों का एक साथ कंपैरिजन होगा, तो वहां आप और क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बैगा जनजाति को। पहला तो यही आएगा कि बैगा जनजाति का निवास स्थल क्या है, कहां पर ये जनजाति रहती है। तो ये जनजाति दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका निवास स्थान पूर्वी मध्य प्रदेश है, जिसमें प्रमुख जिला है डिंडोरी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। यदि आपसे पूछे सर्वाधिक कहां, तो डिंडोरी में पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे क्या ये भी साउथ से आई है, नहीं। बैगाओं की उत्पत्ति के संबंध में आज तक कोई भी जानकारी नहीं है कि ये जनजाति कहां से आई है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गोंड की एक उपजाति बनी और उपजाति के बाद इसका स्वतंत्र अस्तित्व आ गया, तो इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मध्य प्रदेश की ही जनजाति है। इसलिए इस जनजाति के बारे में बोला जाता है कि बैगा जनजाति ही मध्य प्रदेश के मूल आदिवासी हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश के मूल आदिवासी किस जनजाति के लोगों को कहा जाता है, तो आंसर है बैगा जनजाति। एक और चीज, मैंने अभी आपको भाषा नहीं बताई, साहित्य नहीं पढ़ाई, तथा मैंने जनजातियों का समूह नहीं बताया, उनकी फैमिली नहीं बताई। जब मैं आपको पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, भाषा कंप्लीट हो जाएगा, साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भारत में पाई जाने वाली जनजातियों की फैमिली के बारे में बताऊंगा कि कौन द्राविड़ हैं, कौन आष्ट्रिक हैं, कौन तिब्बतियन हैं, वो सारा टॉपिक आपका कवर रहेगा। आप उससे डरिए मत, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है बैगा जनजाति आष्ट्रिक फैमिली की जनजाति है। दिमाग खराब होगा, ये क्या लिख रहे हैं, कभी लिख देते हैं द्राविड़, कभी लिख रहे हैं आष्ट्रिक, आगे चल के पता नहीं क्या लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको फैक्ट को याद करवाऊंगा, इसकी एक अलग से वीडियो होगी, 10-12 मिनट में आपका टॉपिक पूरा क्लियर होगा। तो बैगा जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास कर रही है। बैगा जनजाति को ही मध्य प्रदेश के मूल आदिवासी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, बैगा जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक पिछड़ी जनजाति है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और वो 3 कौन है, भारिया, सहरिया और बैगा। इन तीनों में भी सबसे पिछड़ी कौन है, तो वो है भारिया। इसके बाद बात करें कि बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, बैगा का अर्थ क्या होता है, तो बैगा का अर्थ होता है पुरोहित। पुरोहित यानी जो पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि बैगा जनजाति के बारे में किसी ने कुछ कहा है क्या, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर एल्विन। इन्होंने इस जनजाति के बारे में लिखा है कि ये जनजाति सर्वाधिक हंसमुख जनजाति है। हमेशा आप मिलेंगे तो हंसते हुए ही दिखेंगे। तो हंसमुख जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है, आंसर होगा बैगा। और किसने कहा, डॉक्टर एल्विन ने इनको कहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि जैसे कि हमने देखा ही कि एक जाति होती है तो वो आगे चलकर जाति में से ही बहुत सारी उपजातियां बन जाती हैं। तो इसकी उपजातियां कौन कौन सी है, तो इसकी उपजाति जो सबसे इंपोर्टेंट है और सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा जमीन होती है, उसका नाम है बिजबार। याद कीजिए, राजगोंड, गोंड जनजाति की उपजातियां राजगोंड, जो कि एक बहुत बड़े भूस्वामी वर्ग था,
उसी प्रकार बैगा जनजाति की एक उपजाति है जिसका नाम है बिजवार। इसके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है। इसके अलावा अन्य उपजातियां हैं जिसमें रायभैना, भरोतिया, नरोतिया, जिसका दूसरा नाम नाहर भी है, दूध भैना और कोडवान है जिसे कोंडे भी कहते हैं। तो 5-6 उपजातियां हैं जिसमें से आपको एक तो याद करनी ही करनी है, उसका नाम है बिजवार। इसके अलावा 2-3 बार आप ध्यान से नाम देख लीजिए, गलत नहीं होगा। बिजवार, रायभैना, भरोतिया, नरोतिया, दूध भैना और कोडवान है। इसके बाद बात करें यदि हम के बैगा जनजाति से संबंधित शब्दावली, शब्दावली सबसे इंपोर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको भील, भारिया और गोंड की कराई, उसी प्रकार बैगाओं की भी कुछ शब्दावली है। जैसे बैगाओं के गांव को क्या कहा जाता है? हम सब के गांव होते हैं, तो बैगा के गांव किस नाम से जाने जाते हैं? हम कहते हैं कि मेरा गांव भोरा है। वो ये लोग कहते हैं, गांव पर योजना करके ये लोग कहते हैं कि मेरा गांव पूर्वा है। गांव का नाम ये क्या कहते हैं? पूर्वा। जैसे मेरा गांव भोरा कालाबाग है, तो ये लोग क्या कहेंगे? मेरा पूर्वा भोरा कालाबाग है। गांव शब्द की जगह ये क्या प्रयोग करते हैं? पूर्वा। हमारा मुखिया क्या कहलाता है? हम पटेल कह देते हैं, कुछ क्षेत्रों में सरपंच कह देते हैं। इनका मुखिया कहलाता है मुकदम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किस जनजाति के मुखिया को मुकदम कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बैगा जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? मुकदम कहते हैं। अगली टर्म आएगी कोटवार। तो जो गांव का सुरक्षा गार्ड होता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है गांव की, वो व्यक्ति होता है कोटवार। अब इसके बाद क्या सभी बैगा पूजा पाठ करेंगे? नहीं। देखिए, कोई भी जनजाति हो, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र में काफी बिलीव करती है, तो बैगाओं का पुरोहित या पंडा किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है दवार। बैगाओं का पुरोहित या कहें पुजारी वर्ग किस नाम से जाना जाता है? दवार। एक दो जगह बेवार भी लिखा मिलेगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सही है दवार। इसके बाद बैगाओं द्वारा की जाने वाली खेती। देखिए, कोई भी जनजाति हो, जमीन उनके पास होती नहीं है, पहाड़ों पे रहती है, पहाड़ों पर वृक्षों को काट देते हैं, कृषियों को भूमि बनाते हैं, जलाजलों के जमीन बनाएंगे, वहां खेती करेंगे, ऐसी खेती कहते हैं झूम कृषि। तो बैगाओं के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि का नाम क्या है? बेबर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, झूम कृषि आप ध्यान रखिए, कई बार पूछी गई है। तो बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। तो पूर्वा गांव, मुखिया मुकदम, गांव की सुरक्षा कोटवार, पुरोहित वर्ग दवार, और झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है? बेबर के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि बैगा जनजाति में विवाह प्रथा के बारे में, कि विवाह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। सगोत्रीय छोड़िए, यदि कोई दो फैमिली एक ही भगवान की पूजा कर रही है तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। सोचिए कितना रिस्ट्रिक्शन है कि सगोत्रीय तो होगा नहीं, एक ही देवता की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम आपस में शादी नहीं करेंगे। तो कौन सी जनजाति है जिसमें सगोत्रीय विवाह वर्जित है? तो आंसर होगा बैगा। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि आधुनिक समाज काफी आगे बढ़ गया, जनजातियां पीछे रह गई। आधुनिक समाज से जनजातियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन जनजातियों से भी आधुनिक समाज को बहुत बातें सीखनी चाहिए। जैसे कि प्रकृति से लगाव, महिलाओं की स्वतंत्रता। यहाँ पर बहुत सारी विवाह प्रथाएं ऐसी हैं जिसमें लड़की को लड़का चुनने का अधिकार होता है, तथा लड़के और लड़की को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद यदि हम बात करें, सगोत्रीय विवाह वर्जित है। एक इनका सबसे चर्चित विवाह है, वो है पैठुल विवाह। इसमें होता क्या? देखिए, ये तो अंदर की चीज पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखने के लिए आपको बताता हूं इनके कल्चर के बारे में कि पैठुल विवाह क्या है। पैठुल विवाह में क्या होता है? एक लड़की अपने पसंदीदा लड़के के घर में डायरेक्ट चली जाती है, सीधी उसके घर में जाके घुस जाती है और लड़के का हाथ पकड़ लेती है कि तू ही मेरे जीवन का साथी है, तू है वही जिसे दिल ने अपना कहा। अब समस्या है कि ये घर से किसी भी गांव में जो गांव का व्यक्ति हो, जो लड़का पसंद है उसके घर में चली गई। अब लड़के के घर वाले क्या करें? तो लड़के का पापा क्या करेगा? 2 दारू की बोतल हाथ में लेके जाएगा लड़की के पापा के पास, और दारू की बोतलों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। इसका मतलब अब ये शादी की मंजूरी दे दी गई है लड़की के पापा के द्वारा, अब इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। सोचिए, पैठुल विवाह।
पेट्रोल विवाह, लड़की भाग के चली गई, लड़के के घर में घुस गई, आई नहीं रही है, लड़के का पापा दारू लेके आ रहा है। इन जनजातियों में मदिरापान बहुत पीक पे रहता है। इसके बाद यदि बात करें, एक विवाह है उधारिया विवाह। इसमें क्या होता है, लड़का लड़की के पेरेंट्स यदि शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो ये दोनों भागकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे और रिश्तेदार शादी करा देगा, और फिर इसके बाद पंचायत के द्वारा इन दोनों की शादी करा दी जाती है। इस विवाह को कहते हैं उधारिया विवाह। दो अन्य विवाह है, चढ़ विवाह और उठवा विवाह। इन दोनों का भी नाम याद रखेंगे। चढ़ विवाह का दूसरा नाम है मंगनी और उठवा विवाह भी एक प्रमुख विवाह है। दो जरूर याद रखना, एक पैठुल और दूसरा उधारिया। इसके अलावा इनकी डिवोर्स भी प्रथा चलती है। यदि वो साथ में खुश नहीं है तो ये आपस में तलाक भी ले सकते हैं, और तलाक कुछ नहीं है, दोनों के हाथ में एक तिनका दिया जाएगा, दोनों आपस में तिनके को तोड़ देंगे तो माना जाएगा कि तुम्हारा क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख देवता क्या है। देखिए ये भी इनके अलग अलग देवता है। तो इनके सर्व प्रमुख देवता हैं, उनका नाम है बूढ़ा देव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देव। इसके अलावा अन्य देवता दूल्हा देव है। दूल्हा देव ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो दूल्हा देव की पूजा करेगा तो वो बीमारी से इनकी रक्षा करेंगे। बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता कौन है, दूल्हा देव। और भूमि के देवता, जो भूमि को वो पूजते हैं, उसके देवता माने जाते हैं ठाकुर देव। सर्व प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देव। बीमारियों से रक्षा, दूल्हा देव। भूमि की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब किस देवा की पूजा कर रहे हैं, तो वो है ठाकुर देव की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं इनके द्वारा कौन कौन से डांस किए जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डांस यानी कि नृत्य। तो इनके द्वारा देखिए जब भी ये नृत्य करते हैं तो जानवरों का मुखौटा पहनकर नचते हैं। दो नृत्य आपको इंपोर्टेंट हैं क्योंकि ये केवल बैगाओं की ही पहचान है, वो है परधोनी और दूसरा बिलमा। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में ये दोनों विवाह चलते हैं, परधोनी और बिलमा। ये बैगा जनजाति के विवाह हैं। इसके अलावा देखिए उन्हीं क्षेत्रों में गोंड रह रहे हैं, वहीं कोरकू हैं, वहीं कोल हैं, वहीं बैगा हैं, तो एक दूसरे से परिचित होते ही हैं, एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, उनके डांस भी ये करने लगते हैं। इसलिए सुगा और सैला नृत्य बैगा जनजाति के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। केवल बैगा के कौन से हैं, वो है परधोनी और बिलमा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनकी महिलाएं टैटू लवर होती हैं, गोदना प्रिय होती है। शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं होता जहां पे टैटू ना गुदवाया हो। गाल, मुंह, हाथ, पेट, पीठ, पैर, पूरे शरीर में, पूरे के पूरे शरीर में टैटू गुदवा लेती है, टैटू लवर। आभूषण प्रिय कौन थी, रंग प्रिय कौन थी, श्रृंगार प्रिय महिलाएं किस जनजाति की थी, हाथी की चूड़ियां कौन सी जनजाति की महिलाएं पहनती थी, इन सबका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ये सब पहले आपको बता चुका हूं। तो कौन सी महिलाएं टैटू लवर होती है, किस जनजाति की महिलाएं टैटू लवर होती है, तो वो होती है बैगा जनजाति की महिलाएं। पूरे शरीर पर, आज भी वर्तमान में भी पूरे शरीर पर एक गुदवा के रखती है टैटू। इसके बाद इनका जो सबसे पूजनीय वृक्ष है जिसमें ये मानते हैं कि बूढ़ा देव जी का निवास है, वो है साज का वृक्ष। जैसे हम अदालत में जाते हैं, गीता पर हाथ रख के कसम खवाई जाती है कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बैगाओं से यदि आप चाहते हैं कि ये लोग सच बोले तो इनके दोनों हाथों में आप साज के वृक्ष के 2 पत्ते दे दीजिए और कहिए अब बताइए आपने चोरी की है या नहीं की है। जितना महत्व हमारे लिए गीता का है उतना ही महत्व इनके लिए साज के पेड़ का है। इनके हाथ में यदि पत्ता है तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद इनका प्रमुख औजार पूछता है कि इनका सर्व प्रमुख औजार कौन है, तो कुल्हाड़ी है। धनुष किसका है बताइएगा। सर्व प्रमुख औजार क्या है, कुल्हाड़ी है। इसके बाद यदि बात करें, ये चूंकि भूमि की पूजा करते हैं, धरती को मां मानते हैं, इसलिए इस जनजाति के द्वारा हल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कहते हैं कि हम धरती मां के सीने को नहीं चीरेंगे, इसलिए इस जनजाति में हल चलाना वर्जित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि वो कौन सी जनजाति है जो जमीन पर हल नहीं चलाती, हल चलाना वर्जित मानती है कि हम धरती मां के छाती पर घाव कर रहे हैं। तो वो कौन है, बैगा जनजाति है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बैगा जनजाति कृषि के दौरान हल नहीं चलाती है।
प्रमुख औजार कुल्हाड़ी हो गया। इसके बाद जो हम सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, तो इनके द्वारा किया जाने वाला नाश्ता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बासी। हमारे गांव में भी जैसे आज का खाना बच गया, आज की रोटी बच गई, तो सुबह व्यक्ति चाय में मीड़ मार के खा लेता है और कहता है कि मैंने आज बासी रोटी खाई है। बासी का मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक दिन पुरानी रोटियां। और इधर जो ब्रेकफास्ट है, जो सुबह खाना खाते हैं, इसको सुबह जो नाश्ता करते हैं, उस नाश्ते का नाम क्या है? बासी। इनका पेय पदार्थ भी पेज है। दोपहर को ये पेज ग्राइंड करते हैं और शाम को करते हैं ब्यारू। आज भी मेरे गांव में शाम के खाना को तो ब्यारू कहते हैं कि बब्बा को बुला लाओ, ब्यारू कर ले। अभी के टाइम पर चूंकि अभी रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो इस समय का जो खाना खा रहे होंगे गांव में लोग, तो कह रहे होंगे आज तो ब्यारू करी, महरी पी के मजा आ गया। तो बैगा जनजाति जो शाम का खाना खाती है, उसको किस नाम से पुकारती है? ब्यारी के नाम से। सुबह बासी, दोपहर को पेच पदार्थ पिएंगे, और रात का जो खाना होता है या शाम का जो खाना होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ब्यारी के नाम से जाना जाता है। एक अन्य फैक्ट और रह गया कि प्रमुख पशु कौन है। तो हमने देखा भील और गौंड में घोड़ा और सांप थे, तो इनका पूजनीय पशु है सुअर। अब आपको लग रहा होगा सुअर की पूजा करते हैं, पूजा नहीं करते, इसलिए पूछते हैं कि इसकी बलि दे सकते हैं। नारायण देव की पूजा के दौरान एक फेस्टिवल मनाते हैं, लाड़ू काज फेस्टिवल। लाड़ू काज फेस्टिवल के दौरान इनके एक देवता हैं नारायण, उनकी पूजा करते हैं। तो सुअर को पूजेंगे बढ़िया से और फिर इसकी बलि दे देते हैं। तो लाड़ू काज पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बैगा। और इस पर्व के दौरान किसकी बलि दी जाती है? तो वो है सुअर। ये था पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो गया आपका बैगा। इसके बाहर आप मत जाइए, आप तो इसको पढ़िए, प्रीवियस से इसके क्वेश्चन लगाइए। एक आध आपको फैक्ट नया मिल जाए तो आप लिख लीजिए। देखिए, पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप पहले समझ विकसित करें, कुछ कुछ चीजों को जानें, तो 90% आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप जब क्वेश्चन लगाएंगे, एक दो फैक्ट आपको आएंगे, तो आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। एक साथ आपने 500 फैक्ट लिए, जीवन में याद नहीं होंगे। याद करोगे तो सब भूल जाओगे। अच्छा है कि आप क्या कीजिए, इसको पढ़िए, आपका 90 से 99%, 95% पूरा कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन जो कभी कभार पूछे गए हैं जनजातियों से, वो जानबूझकर नहीं कराए क्योंकि वो भविष्य में नहीं आएंगे, वो इसलिए आए कि आपके 100 में से 100 मार्क्स ना आए। इसलिए मैंने उनको नहीं दिया कि फालतू का डेटा है, आप लिख भी लेंगे तो आगे चल के पूछेगा नहीं। इसलिए पहले आप इसको तैयार कीजिए, प्रीवियस इसके लगाइए, जब ये पूरा याद हो जाए तब आप एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे जोड़ते जाइएगा। देखिए सीधा सा है, यदि हम एसआई के पेपर की बात करें तो 70 क्वेश्चन जीके के आते हैं। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 50 दिन पेपर चले, और मान के चलिए कि एक दिन में 2 शिफ्ट है, तो टोटल पेपर बनी 100। जीके के अकेले क्वेश्चन आ रहे हैं 70, तो क्वेश्चनों की संख्या हो गई 7000। तो अब आप समझिए कि 7000 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो उठपटांग आएंगे ही आएंगे। तो उससे आप परेशान मत होइए, 90% की तैयारी कीजिए। जो शेष 10% है वो आपके काम का नहीं है, वो हर बार नया होगा। किसी भी टॉपिक का है वो नया होगा, ऐसा पूछा जाएगा जो किसी को नहीं आता। फिर भी आपका मन ना माने तो पहले आप इसको पूरा पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद एक आध क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसी में ऐड कर लीजिए पहले, लेकिन इसको कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। धन्यवाद।